हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम टेंसर डिस्कस करेंगे और उसकी रैंक क्या होती है, कुछ ऐसी डेफिनेशन जो टेंसर से रिलेटेड है एंड देन उसके बाद हम कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वुड लाइक टू टेक योर 2 मिनट्स। आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे पहले ही अपडेट कर देती हूँ कि मैं कौन सी वीडियोस को पोस्ट करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं। एक्चुअली टेंसर एक ऐसा वर्ड है जिसके आप उसको काफ़ी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। टेंसर ही नहीं, काफ़ी सारे जो वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होती हैं, उसको हम काफ़ी डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं जिससे आपको एक वाइडर व्यू मिलेगा कि टेंसर होता क्या है, उसकी रैंक के बारे में आइडिया मिलेगा। फिर उसके आगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली जो डेफिनेशन लिखी है वो हमारी वेक्टर स्केलर से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं, तो टेंसर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो डिस्क्राइब करता है ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। स्केलर और वेक्टर टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को टेंसर जो है डिस्क्राइब करता है। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो यही है, इट इज़ अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक स्केलर एंड वेक्टर। उसी पे हमारे जो कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर्स उस पर ही बेस्ड हैं। Second is, it is a container which can house data in n dimensions, often used interchangeably with the matrix, where matrix is a 2 dimension tensor. So basically टेंसर में आप n dimensions जो है डेटा को उसको रख सकते हो, स्टोर करा सकते हो। जैसे कि अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स क्या है, एक 2 डायमेंशन का टेंसर है। बिकॉज मैट्रिक्स जब हम इसमें लिखते हैं तो क्या होता है, आपका एक रो होता है, एक कॉलम होता है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करते हैं, 2 डायमेंशंस उसकी हमें पता है, दैट इज़ रो एंड कॉलम। बट जब हमें उस 2 डायमेंशन से बढ़कर और हमें और डायमेंशंस की बात करनी है तो अगर हम इसको वाइडर पिक्चर पे देखें तो जब हमें ज़्यादा डायमेंशंस की बात करनी है, एक तरीके से n डायमेंशन तक की बात करनी है, तो हम एक वर्ड जो है टेंसर उसको यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ कंटेनर जहाँ पे आप डेटा को n डायमेंशंस में स्टोर करा सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो। जो थर्ड पॉइंट है वो है, एक स्केलर जो है आपका और एक वेक्टर है, वो दोनों ही टेंसर होते हैं। स्केलर आपका जो टेंसर है उसकी रैंक 0 होती है। आप ये जो रैंक है वो उसके डायमेंशंस की हेल्प से ही बता पाते हो। जैसे कि स्केलर में क्या होता है कि हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में पता नहीं होता, तो डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो रैंक क्या हो गई उसकी 0। सेकंड, जो आपका वेक्टर है वो उसकी रैंक, उस टेंसर की रैंक 1 होती है, बिकॉज उसमें हमें मैग्नीट्यूड पता होता है। एक सिंपल लाइन होती है, ठीक है, और लाइन हमारी 1 डायमेंशनल ही होती है। तो वेक्टर क्या हो गया, एक टेंसर हो गया जिसकी रैंक 1 होती है। नेक्स्ट इज ज्याडिक। ज्याडिक आपका जो है वो टेंसर है रैंक 2 का, बिकॉज कोई मैग्नीट्यूड, कोई एक लाइन जो है वो प्लेन में एक्ट कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से समझिए, ये आपके एक्सिस हैं और ये कोई लाइन है जो किसी प्लेन पर एक्ट कर रही है। ठीक है, तो दो एक्सिस हमें दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू हमें हेल्प कर रहे हैं ये पता लगाने के लिए, उसकी डायमेंशन को पता लगाने के लिए। तो मैग्नीट्यूड्स एक्टिंग इन अ प्लेन। तो यहाँ पर आपके पास जो टेंसर है वो क्या हो गया, 2 रैंक का हो गया। अभी आपने 2 डेफिनेशन देखी टेंसर की। जो एक थर्ड डेफिनेशन है जो इसकी इंट्रोडक्शन में लिखी है, इन मेनी फिजिकल प्रॉब्लम्स वेक्टर नोटेशन इज नॉट सफिशिएंटली जर्नल टू एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड। ये इसकी थर्ड डेफिनेशन है। फर्स्ट जो डेफिनेशन थी वो थी आपकी वेक्टर्स और स्केलर्स से रिलेटेड। सेकेंड जो डेफिनेशन थी वो एक तरीके से n डायमेंशन से रिलेटेड थी। जो थर्ड डेफिनेशन है वो क्वांटिटीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप रिलेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, क्वांटिटीज़ की जो रिलेशन है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। और वो कैसे, अभी आपको एग्जांपल्स और कुछ डेफिनेशंस के थ्रू पता लगेगा। तो नेक्स्ट जो इसमें एक एग्जांपल है, दैट इज़ J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, वेर यहाँ पे जो J और E कैसे हैं, वेक्टर्स हैं, इस नोटेशन से पता लग रहा है आपको। और सिग्मा जो है एक स्केलर है। ठीक है, बट अगर हम इस मीडियम को एन आइसोट्रॉपिक ले लेते हैं, एन आइसोट्रॉपिक एक मीडियम जिसमें आपको डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट वैल्यू मिलती है,
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो अगर ऐसा है, अगर आपको एक मीडियम में डिफरेंट डायरेक्शंस में आप उसकी किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू निकाल रहे हो और डिफरेंट मिल रही है, इसका मतलब जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शन पे बेस्ड है। हर अलग अलग डायरेक्शन पे आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ मिल रही है। इसका मतलब कि आप एक वेक्टर को काफ़ी सारे एक डायरेक्शन को आपको हर अलग अलग डायरेक्शंस में बात करना होगा। एक डायरेक्शन में बात ना करके हमको अलग अलग डायरेक्शन में बात करना है। तो हमने क्या करा, ई को एक, जैसे कि ये आपका ई था जो आपको ए के डायरेक्शन में सारी प्रॉपर्टीज़ को बता रहा है, बट हमें अब एन आइसोट्रॉपिक के केस में डिफरेंट डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही है। तो उसको हमने बेसिकली अलग अलग वेक्टर्स में लिख लिया, और अलग अलग वेक्टर्स में लिखने के लिए हमने जो वैल्यूज़ हैं इसके स्केलर की वो भी अलग अलग आ जाएंगी। एंड दिस J1 इज इक्वल्स टू, इस तरीके से हमने उसको एक कॉम्बिनेशन में लिख लिया। यहाँ पर हमने एक के वैल्यू यूज़ कर ली है, मतलब कि इसको एक समीशन की फॉर्म में लिख दिया है बेसिकली, वेर ये जो आपका सिग्मा आई के है वो इस तरीके की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, एक मैट्रिक्स की वैल्यू को जो 3x3 की है इधर। सो दिस जर्नल क्वांटिटी, ये जो आपकी क्वांटिटी है, एक जो स्केलर की वैल्यू है वो 9 एलिमेंट्स को होल्ड कर रही है, और यहाँ पर इस चीज़ को टेंसर बोल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेंसर n डायमेंशंस की वैल्यू को, के डेटा को होल्ड कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो क्वांटिटी है वो 9 एलिमेंट्स को कैरी कर रही है, विच इज़ अ टेंसर। The description of electric, optical and electrical magnetic properties of anisotropic solid may well involve tensors। अब जैसे कि एनाइसोट्रॉपिक के केस में आप बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी इलेक्ट्रिकल हो गई, ऑप्टिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, तो वहाँ पर आप टेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में, इस एग्जाम्पल में बताया। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप जस्ट, मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताया और 3 डेफिनेशंस मैंने आपके साथ टेंसर्स की डिस्कस की है, उसमें से कोई भी एक डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड हमने पढ़ा कि n डायमेंशन स्पेस होता है, अब उसके बारे में ज़रा सा देखते हैं। इन 3 डायमेंशनल स्पेस अ पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय अ सेट ऑफ 3 नंबर्स। अगर आप किसी भी 3 डायमेंशन स्पेस की बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होगी कि वो उस सिस्टम को बता सके, डिस्क्राइब कर सके, दैट इज़ एक्स वाई जेड। Our coordinate system by analogy if a part is represented by set of x real variables are more conveniently, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बट अगर आप, जैसे कि अगर आप 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे थे तो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ रही थी उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। बट अगर आप n वेरिएबल्स की बात कर रहे हो, तो मतलब n डायमेंशन स्पेस की बात कर रहे हो, तो आपको n वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, जहाँ पर x1 x2 xn इस तरीके से लिख लो, या फिर x1 x2 x3 लिख लो, इस तरीके से एक ही बात है। जस्ट आपको वेरिएबल्स चाहिए, कैसे लिख रहे हो वो मैटर नहीं करता। Then all the points corresponding to all values coordinate variables are set to form n dimensional denoted by Vn। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक n डायमेंशन फॉर्म कर रहे हैं, जिसको आप ऐसे Vn के नाम से भी लिख सकते हो। आप ऐसे लिखो डजेंट मैटर, बिकॉज ऐसे भी हमें पता चल रहा है कि जो n की वैल्यू है वो वेरी कर रही है। A curve in n dimensional space Vn is defined as a collection of points which satisfy equation this, where u is a parameter, xu, v are n functions of u which satisfy certain continuity equations। इस केस में हम कोई कर्व लेकर चल रहे हैं जो n डायमेंशन स्पेस में है, तो वो कैसे डिफाइन होगा, बहुत सारे पॉइंट्स की कलेक्शन से डिफाइन होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जैसे कि हम n डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर 3 डायमेंशंस में शो कर रही हूँ, बट ये 3 डायमेंशंस में नहीं है, ये n डायमेंशंस में है। कोई एक कर्व है, इस तरीके से ले लेते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होंगे जो उस कर्व को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, इजंट इट। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो उस कर्व को किसी n डायमेंशन फंक्शन में, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये मैंने 3 डायमेंशन का ले रखा है, बट अभी फंक्शन में n डायमेंशन की बात हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो उसको डिफाइन कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो है वो यही है एक तरीके से, जहाँ पर ये u की वैल्यू वेरी कर रही है आपके बार x1 x2 एंड सो ऑन, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अगर मतलब जैसे कि अगर हम इस कर्व को n डायमेंशनल स्पेस में डिफाइन कर रहे हैं, जो कि
पॉइंट्स का कलेक्शन से फॉर्म हो रहा है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जहाँ पर आप ये u देख रहे हैं वो एक तरीके से पैरामीटर है जो बार बार वेरी कर रहा है, मतलब कि हमने जो वेरिएबल्स लिए हैं ये आपका क्या है, फंक्शन है, n फंक्शन है किसका, u का, विच सेटिस्फाई सर्टेन कंटिन्यूटी इक्वेशंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा सुपरस्क्रिप्ट्स एंड सबस्क्रिप्ट। ये जस्ट आपको जो आपने क्वांटिटी जो वेरिएबल्स मेंशन किए हैं उसको किस तरीके से लिखा है, अबाउट द वे ऑफ राइटिंग बताया गया है। जैसे कि अगर आप ये लिख रहे हैं x टू द पावर ये u जो हमारा वेरिएबल्स का काम कर रहा है, यहाँ पे जो सफिक्स हमारा u है कोऑर्डिनेट्स में, ये कोई पावर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ अगर x1 x2 लिख रहे हैं तो वो वेरिएबल बता रहा है कि फर्स्ट वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल है, ये इसकी पावर को मेंशन नहीं कर रहा है। अगर हम इसमें पावर मेंशन करते हैं तो वो इस तरीके से ब्रैकेट की हेल्प से मेंशन होगा। जैसे कि ये जो है xu का अगर हमें पावर लिखना है, स्क्वायर लिखना है, तो ब्रैकेट की हेल्प से यूज़ होगा। यहाँ पर सिंपली हम इसको x1 x2 x3 की तरह रीड करेंगे कोऑर्डिनेट्स की तरीके से। नेक्स्ट जो है वो है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अभी जो मैंने थर्ड डेफिनेशन आपको टेंसर की बताई वो थी कि रिलेशन बिटवीन होता है क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर अब उस डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। जैसे कि कंसिडर कर लिया हमने सेट ऑफ वेरिएबल्स, दो सेट की वेरिएबल्स कंसिडर कर लिए, जिसको मैंने एक जगह x1 x2 x3 टिल xn के तरह से शो किया है, और दूसरा जो सेट है उसमें हमने जस्ट बार का यूज़ किया है, ठीक है, दूसरे सेट को बताने के लिए। विच डिटरमाइन द स्पेस इन टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि जो वेरिएबल्स हैं वो एक सेट का जो वेरिएबल है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है, दूसरा जो सेट का वेरिएबल है वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वेरिएबल्स का है। द टू सेट्स ऑफ वेरिएबल्स बी रिलेटेड टू ईच अदर। अब जैसे कि हमने बोला कि जो ये क्वांटिटीज़ होंगी वो रिलेटेड होंगी, रिलेशंस होगा उनके बीच में, तो हमने उस ट्रांसफॉर्मेशन को इसके हेल्प से यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि जो ये जो फंक्शन है वो इस पूरी क्वांटिटीज से कैसे, इस पूरे वेरिएबल से कैसे रिलेटेड है किसी फंक्शन के थ्रू, देन ये जो क्वांटिटी है वो इस पूरे वेरिएबल से कैसे रिलेटेड है, एंड सो ऑन टिल ये जो x बार n है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वांटिटी है हमारे वेरिएबल्स की सेट की, वो किसी फंक्शन हमने फाई के थ्रू हेल्प से लिखा है जो किसके फॉर्म में है, इन सारे वेरिएबल्स से फॉर्म में है, या फिर इससे किस तरीके से रिलेटेड है वो हमने इस फंक्शन का नाम दे दिया फाई1। दूसरा जो हमारा वेरिएबल है वो इन बाकी सारे वेरिएबल से किस तरीके से रिलेटेड है, उस फंक्शन को हमने नाम दे दिया फाई2, एंड सो ऑन टिल जो लास्ट वेरिएबल है आपका फाई n तक था, और u मतलब जो भी वेरी कर रहा है 1 2 3, इन सबको देखकर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। u के लिए मतलब जहाँ पर u की वैल्यू जो है 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है। यहाँ पर जो फंक्शन है फाई u सिंगल वैल्यू है, कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन है कोऑर्डिनेट्स का, जहाँ पर इसकी आपको सिर्फ एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स है, सपोज करो x और y दो कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये जो x और y जो कोऑर्डिनेट्स है फॉर एन एग्जांपल इस तरीके से आपस में रिलेटेड है, ठीक है, जहाँ पर जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू से ट्वाइस है, ठीक है, इस तरीके से ये दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है। तो जिस पर्टिकुलर वैल्यू से ये रिलेटेड है उसको एक तरीके से हमने यहाँ पर फाई नाम दे रखा है, और फाई की वैल्यू कैसी है, एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, अगर आप इनका डिफरेंशियल निकालते हैं तो किस तरीके से होगा। जैसे कि ये आपका जो ये वाला फंक्शन है इसका आपने डिफरेंस किया, ठीक है, अब ये जो डिफरेंस करेंगे, ये जो वैल्यू है आपकी फंक्शन की, जो ये वैल्यू है वो कितने सारे वेरिएबल्स की फॉर्म में है, इसका मतलब हर एक पर्टिकुलर फॉर्म के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल करना होगा। तो वही सेम चीज़ करिए, फंक्शन को हर एक पर्टिकुलर जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल उसका किया गया है x टिल xn तक, और इस फॉर्म को हमने एक समीशन की फॉर्म में लिख दिया है हेल्प अल्फा का यूज़ करके, जहाँ पर ये जो अल्फा की वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है। इस फॉर्म को हमने इस तरीके से लिख दिया है जहाँ पे u की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। इसको हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस तक से वेरिएबल्स जो है वो किस तरीके से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिशियल एंड समेशन कन्वेंशंस। इंडिशियल कन्वेंशंस में है any index used either a subscript or superscript will take all values from 1 to n unless a contrary is specified। जैसे कि ये आप x
यू लिख रहे हो, चाहे उसको आप सुपरस्क्रिप्ट में लिखो या इस एक्स को यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में लिखो, ये जो यू की वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक सारी वैल्यूज़ को लेगी, ठीक है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप ऊपर लिख रहे हो चाहे नीचे लिख रहे हो, वैल्यूज़ यहाँ पर u की जो है 1 to n तक चलेंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है अनटिल एंड अनलेस कोई तरीके की आपको कंडीशन गिवन ना हो, ठीक है। जैसे कि जो इक्वेशन नंबर 1 हमने अभी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में देखा, यहाँ पर इस चीज़ को ना लिखकर हम एक तरीके से सिंपल x कोई भी पावर अल्फ़ा लिख सकते हैं, जहाँ पर हमें पता लग रहा है ऑलरेडी कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बार u इज इक्वल्स टू फाई जो आपका फंक्शन था, और इस तरीके से वेरिएबल्स को यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। द कन्वेंशंस रिमाइंड दैट देयर आर एन इक्वेशंस विद, और इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये हमने u मेंशन कर दिया है कि इसकी जो वैल्यू है वो n1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है। सेम विद दिस फंक्शन की, उसमें n कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमने जो x अल्फ़ा लिख दिया उसमें भी जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक है, मतलब सेम वही बात है, बट हमने स्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करके जस्ट ये मेंशन कर दिया कि इसकी जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशंस में जैसे कि हमने काफ़ी बार एक्सप्रेशंस लिखी हैं, तो उसमें हमने उसको ना लिखकर उसको एक समेशन की फॉर्म में लिख दिया है, तो उसी चीज़ को बोल रहे हैं हम यहाँ पर आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशंस। इफ़ एनी इंडेक्स इज रिपीटेड इन अ टर्म देन द समेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट इंडेक्स ओवर द रेंज दिस इज इम्प्लाइड द कन्वेंशन इज कॉल्ड। आपने इस तरीके से कोई वैल्यू है समेशन में लगा दिया कि जो यू की वैल्यू है यहाँ पर 1 से लेकर n तक वेरी करेगी, विच इज़ इक्वल्स टू दिस। ये जो अभी आपने डिफरेंशियल फॉर्म लिखी वही सेम चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि आपने हर एक पर्टिकुलर वेरिएबल से रिलेटेड जो है डिफरेंशियल किया है। तो यहाँ पर इसको समेशन की फॉर्म में जस्ट सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जब हम समेशन की फॉर्म में लिख देंगे तो वो एक तरीके से समेशन कन्वेंशन कहलाएगी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्केलर्स। कंसिडर अ फंक्शन फाई इन द सिस्टम ऑफ एक्स वेरिएबल्स एक्स यू and let this function have the values phi bar in another system of variables this, then if phi bar is equals to phi, then function is set to be a scalar or invariant or tensor of order 0। लास्ट टॉपिक में हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में देखा कि हमने एक फाई की हेल्प से काफ़ी सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरीके से रिलेशन की फॉर्म में लिखा था। तो हमने एक सिस्टम ऐसा लिया जिसका फंक्शन क्या है, फाई है, वेरिएबल्स उसमें एक्स यू हैं, ठीक है। और हमने एक और सिस्टम लिया, उसका जो फंक्शन है उसको हमने फाई बार के नाम से मान लिया और उसमें जो वेरिएबल्स हैं उसको एक्स बार यू के नाम से मान लिया। अगर ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल हो जाती हैं, फाई बार इज इक्वल्स टू फाई हो जाता है, तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे, इनवेरिएंट बोलेंगे। इनवेरिएंट मतलब कि कोई वेरिएशन नहीं आई, वो इनवेरिएंट है, ठीक है, कोई वेरिएशन आपको नहीं मिली फंक्शन में। और ये जो टेंसर है वो ऑर्डर 0 और एक ऐसा टेंसर जो 0 ऑर्डर का है। स्केलर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो उसका रैंक होता है वो उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्वांटिटी यहाँ पर जो डेल से हमने इसको डिनोट किया है, एक सुपर स्क्रिप्ट और एक सबस्क्रिप्ट रखा है जहाँ पे जो यू की वैल्यू है वो वेरी करेगी 1 से लेकर n तक, और ये इसके और उसका जो सम है वो हमने इज इक्वल्स टू 1 लिख दिया, जहाँ पर ये जो है स्केलर है या फिर हम इसको इनवेरिएंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट जो टेंसर के जो पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे।